नमस्कार, मैं हूं सौरभ सक्सेना। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। सबसे पहले उत्तर प्रदेश विशेष में बात करेंगे सीएम योगी की, जिन्होंने सीएम योगी ने विंध्याचल मंडल के विकास कार्यों की समीक्षा की है। विंध्य क्षेत्र में हर घर जल योजना के तहत जो चयनित है, सीएम योगी ने पूरी समीक्षा की है। हर घर नल योजना के तहत चयनित सीएम योगी ने इस बात को कहा है। इस योजना के लिए 6000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। मिर्जापुर आईटी इंजीनियरिंग कॉलेज, राजकीय मेडिकल कॉलेज के निर्माण समय का पूरा करें, सीएम योगी ने ये निर्देश दिया है। विंध्याचल मंडल में विकास और रोजगार का माध्यम है। पर्यटन विकास की योजनाओं को विशेष ध्यान देते हुए जो पूरा काम है इसको पूरा किया जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार हर मंडल की समीक्षा करते आ रहे हैं। पेयजल समेत सभी सुविधा उपलब्ध कराने के सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं। भदोही में एक्सपो मार्ट के संचालन की कार्य योजना बनाकर कालीन निर्माण निर्यात को भी बढ़ावा दिया जाए। सीएम योगी की तरफ से ये सारी बातें कही गई, निर्देश दिए गए हैं। भदोही में वेटनरी कॉलेज के निर्माण की कार्रवाई तेज की जाए, सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया। और आई चीनी मिल में बायोफ्यूल उत्पादन की कार्य योजना बनाई जाए। साथ ही साथ सोनभद्र में एयरपोर्ट का निर्माण विकास के लिए आवश्यक है। सीएम योगी ने कहा प्रत्येक विकास कार्य के लिए नोडल अधिकारी तैनात हों। सीएम योगी की तरफ से ये सब कहा गया है। सीएम योगी ने कहा कि सोनभद्र में IHSDP योजना के तहत आवास निर्माण में लाभार्थी अंश उपलब्ध कराने में असमर्थ लाभार्थियों के लिए धनराशि की व्यवस्था CSR आदि से कराई जाए और जो जनपद है सोनभद्र, वहां अच्छे विकास कार्य किए जाए, विकास कार्यों में और गति लाई जाए। सीएम योगी ने कहा कि नोडल अधिकारी जो हैं वो समयबद्ध ढंग से निर्माण कार्यों की प्रगति के संबंध में समीक्षाएं करें, जिससे कार्य शीघ्र पूर्ण हो। इसके साथ ही ग्राम सचिवालय, सामुदायिक शौचालय के निर्माण कार्य प्राथमिकता के तौर पे किए जाएं। इस दौरान सीएम ने जिला प्रशासन को राहत आयुक्त के साथ समन्वय बनाकर स्थानीय स्तर पर आकाशीय बिजली के संबंध में अलर्ट जारी करने का भी निर्देश दिया है। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर भी लखनऊ से है। भ्रष्टाचार पर योगी सरकार ने एक पूरा रिकॉर्ड बनाया। सीएम योगी ने 3.5 साल में कई बड़े अधिकारियों पर यह कार्रवाई की है। 3.5 साल के कार्यकाल में 775 अफसरों पर यह पूरी कार्रवाई हुई है। IAS IPS से लेकर इंजीनियर तक पे कार्रवाई हुई है। पुराने मामलों में भी और घोटाले में जो रिटायर होने के बाद भी ये पूरी कार्रवाई की गई है। योगी सरकार ने अब तक 325 से ज्यादा अफसरों को जबरन रिटायर किया है। अलग अलग विभागों के अफसरों और कर्मचारियों को जबरन रिटायर किया गया है। 450 से अधिक अफसर जो कर्मचारी हैं उनको निलंबित और डिमोशन भी कर चुकी है योगी सरकार। तो साफ तौर पे सीएम योगी का स्पष्ट संदेश है कि वो भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे और यही वजह है कि लगातार जो भ्रष्ट अफसर हैं उन पर कार्रवाई है। भ्रष्ट पर वार करके योगी सरकार ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। सीएम योगी ने 3.5 साल में कई बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई की है। 3.5 साल के कार्यकाल में 775 अफसरों पर यह कार्रवाई की गई है। IAS IPS से लेकर जो इंजीनियर हैं उन पर यह पूरी की पूरी कार्रवाई हुई है। पुराने मामलों और घोटालों में जो रिटायर होने के बाद भी कई लोगों पर कार्रवाई की है। तो योगी सरकार ने अब तक 325 से ज्यादा अफसरों को जबरन रिटायर किया है। अलग अलग विभागों के अफसरों और कर्मचारियों को जबरन रिटायर किया गया है। 450 से ज्यादा अफसरों कर्मचारियों को डिमोशन का भी किया गया है। कार्रवाई लगातार भ्रष्टाचार पे योगी सरकार का वार है। सीएम योगी की कोशिश है कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म किया जाए ताकि राम राज्य की स्थापना हो सके। तो अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं अब तक कितने अफसरों पे कार्रवाई हुई है। सबसे पहले बात करेंगे ऊर्जा विभाग की, जहां 169 के तहत कार्रवाई हुई है। गृह विभाग के 51 अधिकारियों पे कार्रवाई हुई है। परिवहन विभाग के 37 अधिकारियों पे कार्रवाई हुई है। राजस्व विभाग के 36 अधिकारियों पे ये कार्रवाई हुई है। बेसिक शिक्षा के 26 अधिकारियों पे कार्रवाई हुई है। पंचायती राज के 25 अधिकारियों पे कार्रवाई हुई है। PWD के 18 अधिकारियों पे कार्रवाई हुई है। वहीं श्रम विभाग की बात करें तो 16 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। संस्थागत वित्त विभाग के 16 अधिकारियों और कमर्शियल टैक्स के 16 अधिकारियों, मनोरंजन कर विभाग के 16 अधिकारियों पे कार्रवाई हुई है। ग्राम्य विकास विभाग के 15 अधिकारियों पे कार्रवाई हुई है। वन विभाग के 11 अधिकारियों पे कार्रवाई की गई है। 7 PPS
को भी अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई है। तो साफ तौर पे योगी सरकार का जो संदेश है वो बिल्कुल साफ है कि भ्रष्टाचार वो किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथ पीपीएस को जबरदस्ती अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई है। तो भ्रष्टाचार पर योगी सरकार का जो वार है वो लगातार जारी है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। यूपी सरकार करेगी अंतर्राष्ट्रीय ओडीओपी वर्चुअल प्रदर्शनी। जी हां, ओडीओपी उद्यमियों कारीगरों को बाजार मुहैया कराने के लिए ये पूरी प्रदर्शनी की गई है। अक्टूबर महीने में 5 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन होगा। वर्चुअल प्रदर्शनी में 50 से अधिक देशों के जो खरीदार हैं उनको जोड़ा जाएगा। प्रदर्शनी में उत्पादकों की खरीद बिक्री के लिए B2B B2C मीटिंग की भी सुविधा होगी। अपर मुख्य सचिव MSME डॉक्टर नवनीत सहगल ने ये पूरी जो जानकारी है इसको दिया है। तो साफ तौर पे सीएम योगी की कोशिश उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने की है। यूपी सरकार अंतर्राष्ट्रीय ओडीओपी वर्चुअल प्रदर्शनी करेगी। ओडीओपी उद्यमियों और कारीगरों को बाजार मुहैया कराने के लिए इस प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। अक्टूबर में ये प्रदर्शनी लगेगी 5 दिनों के लिए। वर्चुअल प्रदर्शनी में 50 से ज्यादा देशों को खरीदारों को जोड़ा जाएगा। प्रदर्शनी में उत्पादों की बिक्री के लिए B2B B2C मीटिंग की भी सुविधा होगी। तो अपर मुख्य सचिव MSME डॉक्टर नवनीत सहगल ने यह पूरी जानकारी दी है। सीएम योगी की सबसे बड़ी सफलताओं के तौर पे देखा जाता है ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को एक बड़ा बाजार मुहैया कराने की कोशिश सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। तो आज से यूपी बीजेपी का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हो रहा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ये जो बीजेपी का प्रशिक्षण कार्यक्रम है ये शुरू होगा। आज से विधानसभा वार शुरू होगा प्रशिक्षण कार्यक्रम। 13 सितंबर तक चलेगा बीजेपी का ये पूरा का पूरा जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है। प्रदेश की सभी 403 विधानसभाओं में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाएगा। साफ तौर पे 2022 को देखते हुए काफी अहम है ये पूरा प्रशिक्षण कार्यक्रम। 13 सितंबर तक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलेगा। प्रदेश की सभी 103 विधानसभाओं में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन होगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम में बीजेपी की कार्यपद्धति, सिद्धांत, राजनीतिक उद्देश्य के बारे में बताया जाएगा। सेक्टर प्रभारी, संयोजकों, मंडल के प्रभारी जो तमाम लोग हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह उन्नाव के बागरमऊ बुलंदशहर विधानसभा में प्रशिक्षण देंगे। तो केंद्रीय जो मंत्री है महेंद्र नाथ पांडे वो भी वाराणसी में प्रशिक्षण देंगे। तो साफ तौर पर जो पूरी कवायद है ये 2022 को लेकर है। 2022 से पहले बीजेपी को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही मंत्री महेश गुप्ता बरेली के भोजपुरा, चंद्रिका उपाध्याय मैनपुरी जिला की करहल, अशोक कटियार गाजियाबाद, गिरीश चंद्र यादव अमेठी की जगदीशपुर, रामा शंकर सिंह पटेल गाजीपुर की जंगीपुर, नीलकंठ तिवारी सुल्तानपुर, तो वहीं सतीश द्विवेदी महराजगंज की नौनतवा को प्रशिक्षण देंगे। साफ तौर पे कोशिश इसी बात को लेकर है कि 2022 से पहले बीजेपी को मजबूत किया जाए। बीजेपी के क्या सिद्धांत हैं, बीजेपी की क्या सोच है, बीजेपी की क्या कार्यप्रणाली है, इसको लोगों तक पहुंचाया जाए। अब खबरों में बात करेंगे अयोध्या की, जहां से बहुत बड़ी खबर आ रही है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़ी सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ट्रस्ट के खाते से जालसाजी कर निकाले गए लाखों रुपए। जी हां, फर्जी चेक लगाकर ट्रस्ट के खाते से लाखों रुपए निकाले गए। लखनऊ के 2 बैंकों से ये पूरी जो लाखों की रकम है निकाली गई। तीसरी बार रकम निकालने की कोशिश में ये पूरा का पूरा खुलासा हुआ है। राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट के जो महासचिव हैं चंपत राय, उन्होंने को सूचना मिली, उसके बाद फिर उन्होंने ये जानकारी दी। इस पूरी खबर सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। कोतवाली अयोध्या में अज्ञात जालसाज के खिलाफ ये जो केस है वो दर्ज करवा लिया गया है। तकरीबन 6 लाख रुपए निकाले गए, ये सूत्र हमें बता रहे हैं। एक बार फिर से जालसाजों ने डाली राम मंदिर के खाते पर नजर। पहले भी राम मंदिर के नाम दिल्ली के 2 ठगों ने पेटीएम से उगाही की थी। राम मंदिर भूमि थाने में बीते 12 अप्रैल को यह पूरा मुकदमा दर्ज हुआ था। तो साफ तौर पे जो राम जन्मभूमि का जो बैंक खाता है इससे जालसाजों ने रकम निकाली। कौन है ये जालसाज, अभी तक फिलहाल जांच में सामने नहीं आ पाया है।
फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जांच चल रही है, लेकिन फर्जी चेक लगाकर ट्रस्ट से ये पैसे निकाले गए। लखनऊ के 2 बैंकों से लाखों की रकम निकाली गई। तीसरी बार भी कोशिश की गई, लेकिन तीसरी बार में ये पूरा का पूरा जो खुलासा है ये हुआ। राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को इस बात की सूचना मिली। ट्रस्ट के खाते से रुपए निकाले गए। जैसे ही पता चला, हड़कंप मच चुका है। कोतवाली अयोध्या में अज्ञात जालसाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो ट्रस्ट के खाते से तकरीबन 6 लाख रुपए निकाले गए हैं, हमारे सूत्र बता रहे हैं। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में बात होगी ग्रेटर नोएडा से, जहां आईटीएस कॉलेज में नकल करते हुए पकड़े गए हैं 200 से ज्यादा छात्र छात्राएं। सामूहिक रूप से इस कॉलेज में नकल चल रही थी। कॉलेज में एमबीए, बी फार्मा, बीटेक की अंतिम वर्ष की परीक्षा में खुलेआम मोबाइल रखकर नकल करते हुए छात्रों को देखा गया और इसका पूरा वीडियो बनाया गया। तो आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, खुलेआम मोबाइल रखकर नकल करते हुए छात्र। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे नकल करते हुए छात्र ने बनाया क्लासरूम का वीडियो। विश्वविद्यालय AKTU ने वीडियो के आधार पर परीक्षा को रद्द कर दिया है। कॉलेज पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। तो परीक्षा केंद्र को दूसरे कॉलेज में शिफ्ट किया गया है। ग्रेटर नोएडा ITS कॉलेज में नकल करते हुए छात्र पकड़े गए हैं। 200 तकरीबन ये छात्र थे जो परीक्षा में मोबाइल रखकर नकल कर रहे थे। तो हमारे संवाददाता ललित पंडित हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। ललित, क्या कुछ कार्रवाई हुई है अब तक? जी बिल्कुल, ये नॉलेज पार्क क्षेत्र में एक कॉलेज है यहाँ पर ITS कॉलेज, जो कि AKTU से मान्यता प्राप्त है। उस कॉलेज के अंदर MBA व BTech की परीक्षा चल रही थी। इस परीक्षा में ये चीज सामने आई कि करीब 200 के आसपास जो छात्र छात्राएं परीक्षा दे रहे थे, उनके द्वारा नकल की जा रही थी या इस कॉलेज के अंदर सामूहिक रूप से नकल की जा रही थी, जिसको लेकर के एक जब छात्र ने उन्हीं जो नकल कर रहे थे छात्र, उन्हीं में से एक छात्र के द्वारा वीडियो बनाया गया। और वीडियो जो हमारे पास में न्यूज़ वन इंडिया की टीम के पास में आता है, न्यूज़ वन इंडिया की टीम के द्वारा एक इसके बारे में क्वेश्चन किया जाता है। AKTU की टीम तुरंत इस पर संज्ञान लेकर कॉलेज पर 5 लाख का जुर्माना लगाते हुए तुरंत जो वहाँ परीक्षा केंद्र था उसको स्थानांतरित करके दूसरे कॉलेज में शिफ्ट कर देती है। और साथ में जो पहले एग्जाम हुए हैं उनको कैंसिल करके दोबारा एग्जाम कराने का बात AKTU की तरफ से कही जाती है। जी बिल्कुल, हम तस्वीरों में भी देख सकते हैं ललित, जो छात्र हैं वो बेखौफ होकर मोबाइल से नकल कर रहे हैं। फिलहाल जो परीक्षा केंद्र है उसको दूसरे कॉलेज में शिफ्ट किया गया है। आगे क्या कुछ आपको पता चला है? अब क्या दोबारा परीक्षा होगी? क्या कुछ होगा इसमें? जी बिल्कुल, अभी तक जो जानकारी मिली है, जो AKTU की तरफ से जानकारी उपलब्ध कराई गई है, उसके अनुसार ये परीक्षा दोबारा होगी, क्योंकि पास में ही एक कॉलेज स्थित है GL बाजार, जो वो परीक्षा केंद्र यहाँ पर AKTU की तरफ से बताया गया है। साथ में जो अन्य जो परीक्षा आगे जो परीक्षा होनी है उनके लिए भी परीक्षा केंद्र को चेंज करके ITS कॉलेज से GL बाजार में शिफ्ट कर दिया गया है। बड़ी चीज यहाँ पर इस तरह से जो कॉलेज के अंदर जो नकल चल रही थी तो लेकर के एक बड़ी कार्रवाई AKTU की तरफ से कर दी गई है। जी बिल्कुल ललित, हम तस्वीरों में भी देख सकते हैं, हमारे दर्शकों की तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं। क्या कॉलेज में जब एंटर हो रहे थे तब कोई चेकिंग पॉइंट्स नहीं था? छात्रों की चेकिंग नहीं की गई? आखिर कौन है इसका मास्टरमाइंड? नकल के पीछे कौन है जो ये पूरी नकल करवा रहा था? एक्शन हुआ है उस पर अभी तक? जी बिल्कुल, जिस तरह से अभी तक इस मामले में पूरी तरह से देखकर सामने जो चीजें आ रही है, इस तरह से दर्शक भी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि छात्र है वो खुलेआम नकल कर पा रहे हैं। तो उसके पीछे कहीं ना कहीं एक बड़ा हाथ जो प्रशासन है उसके कॉलेज प्रशासन को माना जा रहा है, क्योंकि अगर कॉलेज प्रशासन की तरफ से अगर सख्ती बरती जाती तो बच्चे जो स्टूडेंट्स है वो अपना मोबाइल लेकर के अंदर नहीं जाते और वो नकल नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं कॉलेज प्रशासन को इस मामले में एक बड़ा भागीदार इस चीज का माना जा रहा है कि कॉलेज प्रशासन जाहिर तौर पे ललित, क्योंकि अगर कॉलेज प्रशासन नहीं मिला होता, अगर ITS कॉलेज नहीं मिला होता, बिल्कुल ललित, अगर ITS कॉलेज नहीं मिला होता तो फिर छात्र बेखौफ होके अंदर मोबाइल नहीं ले जाते। साफ साफ जो नकल कर रहे हैं कि पूरा बहुत बड़ा रैकेट चला था, क्या बिल्कुल अंदाजा लगाया जा सकता है इन तस्वीरों को देखने के बाद? ये बड़ा रैकेट चल रहा था, बच्चे खुलेआम नकल कर पा रहे हैं, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कॉलेज प्रशासन का बड़ा हाथ है। और उसमें अगर उनके द्वारा चेकिंग की जाती या उनके द्वारा वहां पर जो निरीक्षक जो वहां पर तैनात किए जाते हैं कॉलेज में, जो क्लासरूम के अंदर निरीक्षक होते हैं, उनके द्वारा भी इस तरह की रोकथाम नहीं की जा रही है। तो जो स्टूडेंट को खुलेआम नकल के पीछे पूरी तरह से ITS कॉलेज का भी बड़ा हाथ इस चीज में माना जा रहा है। जी बिल्कुल ललित, तो साफ तौर पे हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। सामूहिक रूप से यहाँ पे कॉलेज में नकल चल रही थी। छात्र बेखौफ होकर फोन से पूरा जो पेपर है वो दे रहे थे। तस्वीरें आप देख सकते हैं। कॉलेज में MBA और बी फार्मा वगैरह को जो क्लासेस हैं उसको लेके जो एग्जाम्स है वो चल रहे थे। नकल करते हुए छात्र ने एक क्लासरूम का वीडियो बनाया
बहुत बहुत शुक्रिया ललित सारी जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल जो परीक्षा है इसको वीडियो के आधार पर रद्द किया जा चुका है। अब खबर लखनऊ से। गोमती नगर के मेयो अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ है। कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मरीज के शव के बदले मांग रहे हैं 3 लाख रुपए, परिजनों का आरोप है। तो जाहिर तौर पे सवालों के घेरे में अस्पताल प्रशासन। मरीज के शव के बदले 3 लाख रुपए मांग रहे हैं, आरोप लगाया गया है। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस और जो सिटी मजिस्ट्रेट है वो मौजूद हैं। गोमती नगर के मेयो अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ है। ज्यादा जानकारी के साथ नीलेश चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, क्या पूरी जानकारी है? हंगामा खत्म हो गया है, शव मिला अभी उनको, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि एक बार फिर से राजधानी लखनऊ की स्वास्थ्य सेवाएं जो बेहतर दिखाई जाती हैं उन पर सवाल खड़े हुए हैं। ताजा मामला लखनऊ के मेयो हॉस्पिटल का है जो कि गोमती नगर में स्थित है। मेयो हॉस्पिटल की अगर हम बात करें तो अक्सर विवादों में रहने वाला ये अस्पताल है। उसके बाद भी जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए इसको L1, L2 और L3 की स्टेज के जो मरीज हैं वहां पर भर्ती करने के आदेश दिए थे। उसके बाद से लगातार धनोगाही के तमाम मामले मेयो हॉस्पिटल के सामने आए हैं। ताजे मामले की अगर हम बात करें तो परिजनों का कहना है कि 3 दिन पहले उन्होंने लोक बंधु अस्पताल से मरीज की बेहतर इलाज करवाने के लिहाज से उसको मेयो हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। कल देर रात तक 1.5 लाख रुपए का बिल अस्पताल प्रशासन के द्वारा बताया जा रहा था। वहीं जब परिजन सुबह अस्पताल पहुंचे तब तक मरीज की मौत हो चुकी थी। परिजनों का आरोप है कि L3 का मरीज था, उसको L2 में इलाज दिया जा रहा था, जिसका नतीजा है कि उसका मरीज दुनिया से चला गया। उसके बावजूद भी जिला प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है, स्वास्थ्य विभाग मूक दर्शक बना हुआ है और अस्पताल के द्वारा 3.5 लाख रुपए के मांगे जाने के आरोप परिजनों के द्वारा लगाए जा रहे हैं। हालांकि भारी संख्या में परिजन वहां पर मौजूद अभी हैं। जो शव है वो परिजनों को सौंप दिया गया है या अभी भी अस्पताल प्रशासन ने नहीं सौंपा है? देखिए, अभी की अगर हम बात करें तो अभी सिटी मजिस्ट्रेट मौके पर मौजूद हैं और परिजनों को समझा रहे हैं। जिला प्रशासन के लोग वहां पर मौजूद हैं। अस्पताल के अधिकारियों से वहां पर बात की जा रही है कि परिजनों को मुहैया कराया जाए। वहीं अगर 3.5 लाख बिल्कुल नीलेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये पूरी जानकारी देने के लिए। तो सवालों के घेरे में जो अस्पताल प्रशासन है ये है, लगातार हमेशा सुर्खियों में मेयो अस्पताल रहता है। तो अभी जैसे हमारे संवाददाता भी बता रहे थे कि अभी शव नहीं दिया गया है। तो गोमती नगर के मेयो अस्पताल में जमकर हंगामा किया परिजनों ने। तो अगली खबर कानपुर से, जहां सीनियर काउंसिलर शैलेंद्र पांडे पे जानलेवा हमला हुआ है। एसपी ऑफिस से चंद कदमों की दूरी पे ये हमला हुआ। बाइक सवार 2 बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की। अधिवक्ता के मुंशी दीपक गौर के पैर में 2 गोलियां भी लगी हैं। गोली लगने से जो मुंशी हैं वो घायल हो गए हैं, उनको अस्पताल में एडमिट भी करवाया गया है। ये बड़ी खबर कानपुर से हम आपको बता रहे हैं। अधिवक्ता के मुंशी दीपक जानलेवा हमला हुआ है। घायल मुंशी को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। सीनियर काउंसिल जो है, बहुत बड़ी बात, एसपी ऑफिस से चंद कदमों की दूरी पर यह हमला हुआ। बाइक सवार बेखौफ जो 2 बदमाश थे उन्होंने कई राउंड फायरिंग की। अधिवक्ता के मुंशी दीपक गौर के पैर में 2 गोलियां लगी। फिलहाल घायल मुंशी को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। तो बड़ी खबर। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अश्विनी निगम जुड़ गए हैं। अश्विनी, कैसी तबीयत है जो मुंशी है जो अभी घायल हुआ है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? सबसे बड़ी बात ये घटना थी। इसमें अपने मुंशी के साथ जो है वो एडवोकेट शैलेंद्र पांडे जा रहे थे। उसी दौरान हमलावर आते हैं और गोली उन पर फायर कर देते हैं, जिसमें उनके मुंशी के जो है पैर पर 2 गोली लगी हुई है। वही इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है अज्ञात के खिलाफ और जांच की जा रही है। बिल्कुल अश्विनी, अगर 2 टूक कहा जाए तो कानपुर पुलिस का खौफ बदमाशों में बिल्कुल नहीं है। चाहे वो बिकरू वाला मामला हो, चाहे वो तमाम जो मामले आ रहे हैं, साफ तौर पे जो कानपुर पुलिस है कोई खौफ नहीं है बदमाशों में उसका। बिल्कुल कहना सही है, क्योंकि बदमाशों के अंदर अब खौफ नाम की चीज नहीं रही। जिस हिसाब से एडवोकेट जब जा रहे थे अपने मुंशी के साथ में और दिन दहाड़े इस मामले को लेकर के जहाँ पे ये गोली की वारदात करी गई है, वहाँ पे पूरा कचहरी के पास का इलाका है जहाँ पे काफी एडवोकेट देर रात तक रहते हैं। वहाँ पे इस बड़ी घटना को अंजाम देकर बदमाश फरार हो जाता है और पुलिस के हाथ अभी भी खाली। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी। तो साफ तौर पर जो लखनऊ कानपुर पुलिस है
विश्वास नहीं कर बचता है लोगों का, उस पर बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पे चंद कदमों की दूरी पे फायरिंग हो जाती है, किसी को गोली मार दी जाती है, लेकिन जो कानपुर पुलिस है वो सोती रहती है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बुलंदशहर से बड़ी खबर है जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 25,000 का जो इनामी बदमाश है उसको गिरफ्तार किया गया है। बदमाश से अवैध तमंचा, कारतूस और एक बाइक भी बरामद की गई है। बुलंदशहर, अलीगढ़ समेत कई क्षेत्रों में लूट का मामला जो है वो दर्ज किया गया था पहले इस बदमाश के खिलाफ। बड़ी खबर हम आपको बुलंदशहर से बता रहे हैं जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में जो 25,000 का इनामी बदमाश है ये गिरफ्तार हुआ है। बदमाश से अवैध तमंचा, कारतूस, एक बाइक भी बरामद की गई है। तो बड़ी खबर बुलंदशहर से। लगातार यूपी पुलिस का जो एनकाउंटर मोड है वो जारी है। तो अगली खबर अमरोहा से जहां असला फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। असला बनाने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फैक्ट्री से भारी मात्रा में जो अवैध तमंचे हैं उसको बरामद किया गया है। आरोपी ओमपाल सिंह काफी लंबे समय से इस फैक्ट्री को चला रहा था। आरोपियों के साथियों का पता लगाने में फिलहाल पुलिस जुट गई है। अमरोहा पुलिस फैक्ट्री चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई भी करेगी। अवैध फैक्ट्री से भारी मात्रा में जो अवैध हथियार हैं उनको बरामद किया गया है। आरोपी ओमपाल सिंह काफी लंबे समय से इस फैक्ट्री को चला रहा था। आरोपी के साथियों का पता लगाने में फिलहाल जो अमरोहा पुलिस है वो जुट चुकी है। फैक्ट्री चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई जारी है। अमरोहा से इस बड़ी खबर को हम आपको बता रहे हैं जहां असला फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। आरोपियों के साथियों का पता लगाने में फिलहाल अमरोहा जो पुलिस है वो जुट चुकी है। फैक्ट्री चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। इस वक्त अमरोहा में असला फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। असला बनाने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब जो गिरफ्तार आरोपी है इससे काफी जो राज हैं वो उगलवाए जाएंगे। आखिर कौन कौन शामिल था और जो ये फैक्ट्री में जो असला बन रहे थे अवैध तौर पे, इसकी सप्लाई कहां हो रही थी। ये आज रजबपुर थाना क्षेत्र में फैयाज नगर के पास एक शस्त्र बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई है जिसमें एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है। इसके पास से करीब 8 तमंचे, 16 नाल और शस्त्र बनाने के औजार बरामद हुए हैं। उसके खिलाफ पूर्व में 2 मुकदमे हैं। अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। अच्छा सर, कहाँ से किस तरीके से काम बेचा करते थे, क्या ये देसी असले बना के इस जनपद में तथा अन्य जनपदों में सप्लाई करते थे। तो इसको क्या किससे पहले आपराधिक मुकदमे से पहले दर्ज है क्या? इनके 2 आपराधिक मुकदमे हैं पहले के और ये एक तीसरा मुकदमा है।